तो डीएनए का स्ट्रक्चर के बाद हम लोग देखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ डीएनए। टाइप्स ऑफ डीएनए। तो डीएनए का जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो जो पहला बेसिस होगा डीएनए का क्लासिफिकेशन का, वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। और इस बेसिस पे हम लोग डीएनए को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला टाइप को बोलते हैं ट्रॉफिक डीएनए। ट्रॉफिक डीएनए वो डीएनए होता है जो रिप्रोडक्शन को छोड़कर बाकी सारे तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, या सारे तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है ट्रॉफिक डीएनए। तो ऑल एक्टिविटीज एक्सेप्ट एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन। जबकि दूसरा तरह का जो डीएनए है वो है जेनेटिक डीएनए। जेनेटिक डीएनए ये हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं डीएनए का ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो पहला है, अगर रिप्रोडक्शन के अलावा बाकी सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है सारे एक्टिविटीज के लिए, उस डीएनए को हम लोग ट्रॉफिक डीएनए बोल रहे हैं। जबकि दूसरे तरह का डीएनए जो कि जेनेटिक डीएनए है, ये डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है, और यही डीएनए जो है वो इनहेरिट होता है, इसलिए रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग पैरामीशियम का। पैरामीशियम, तो हम लोग को पता है पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है, प्रोटिस्टा ग्रुप में आता है, प्रोटिस्टा किंगडम में आता है। अब अगर हम लोग पैरामीशियम का एक रफ स्केच ड्रॉ करें, तो हम लोग देखते हैं कि पैरामीशियम में दो तरह का न्यूक्लियस पाया जाता है। एक बड़ा होता है, एक छोटा न्यूक्लियस होता है। ये जो बड़ा न्यूक्लियस है ये रिस्पॉन्सिबल होता है सारे तरह की एक्टिविटीज़, जितने भी तरह की एक्टिविटीज़ पैरामीशियम में हो रहे हैं एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन, वो सारे तरह की एक्टिविटीज़ लाइक डाइजेशन एंड ऑल, सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये बड़ा वाला न्यूक्लियस, जिसको हम लोग मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। मैक्रो न्यूक्लियस। जबकि ये छोटा वाला जो न्यूक्लियस हमको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। और हम लोग को पता है कि पैरामीशियम में बाइनरी फिजन होता है, तो ड्यूरिंग बाइनरी फिजन ये मैक्रो न्यूक्लियस है ये तो डिसअपियर हो जाता है साइटोप्लाज्म में, बस ये माइक्रो न्यूक्लियस है ये दो में डिवाइड होता है, एक इस साइड चला जाता है, एक दूसरे साइड चला जाता है, एंड देन फाइनली बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन, तो बाइनरी फिजन के दौरान जो कार्योकिनेसिस हो रहा है, कार्योकिनेसिस, कार्यो वर्ड कार्योन से बना है जो कि न्यूक्लियस के लिए इस्तेमाल होता है। तो कार्योन यानी कि न्यूक्लियस का जो डिवीजन हो रहा है, इसमें ये माइक्रो न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ये मैक्रो न्यूक्लियस, इसमें इस मैक्रो न्यूक्लियस को हम लोग ट्रॉपिक डीएनए कंटेन करने वाला बोलेंगे, जबकि ये माइक्रो न्यूक्लियस के अंदर है जेनेटिक डीएनए। जेनेटिक डीएनए, so macronucleus has trophic DNA and micronucleus has genetic DNA, and this micronucleus which has genetic DNA participate in reproductive activity, reproduction, and this macronucleus having trophic DNA participate in all other activities including digestion and all in paramecium. तो सेकंड क्लासिफिकेशन डीएनए का हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न, एक टर्म में कितने बेस पेयर है, एंड दूसरा कॉइलिंग। ये कुछ पैरामीटर्स लिए गए हैं जिसके बेसिस पे हम लोग डीएनए को क्लासिफाई करेंगे। कॉइलिंग मतलब राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। तो इस बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि डीएनए जो है वो 5 टाइप का है। तो हम लोग डीएनए जो है वो 5 टाइप का है, ए, बी, सी, डी एंड जेड। अब पहला जो पैरामीटर था वो पहला पैरामीटर था नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न। तो जब हम लोग ए टाइप का डीएनए, और रिमेंबर बी टाइप वाला डीएनए जो है, दिस वाज द डीएनए जो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। वाटसन एंड क्रिक, जिसके बारे में हम लोग सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। तो वाटसन एंड क्रिक जो मॉडल देता है, डीएनए का मॉडल प्रपोज किया था, उसमें बी टाइप वाला डीएनए इस्तेमाल किया गया था। तो डीएनए का टाइप हो गया ए, बी, सी, डी एंड जेड। तो ए टाइप डीएनए जो है उसमें नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न, एक टर्म में कितना बस बेस पेयर होता है, 11, जबकि बी वाले में 10, सी में 9.33। और ये 9.33 का क्या मतलब है, जैसे इसका जो नंबर होगा बेस पेयर पर टर्न वो 9 और 10 के बीच में कहीं होगा, इसलिए 9.33। डी में 8 है और जेड में 12। दूसरा पैरामीटर जो था वो था कॉइलिंग। तो डबल, हम लोग को पता है डीएनए डबल हेलिक्स है, हम लोग स्ट्रक्चर में देख चुके हैं। तो इसमें जो कॉइलिंग हो रहा है ए टाइप में, ये राइट हैंडेड है, जिसको हम लोग क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं। बी भी राइट हैंडेड है, सी जो है वो भी राइट हैंडेड है, डी जो है वो भी राइट हैंडेड है, बट इकलौता जेड जो है वो लेफ्ट हैंडेड, जिसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसा कि जेड को देखा जाए तो जेड जो है एकमात्र ऐसा डीएनए है, जेड टाइप डीएनए, जो कि एंटी क्लॉकवाइज टर्न शो करता है, या लेफ्ट हैंडेड टर्न या कॉइलिंग है इसमें। अब इसको आसान है थोड़ा याद करना भी, एक तो सीक्वेंस में याद रखना है डीएनए का टाइप ए, बी, सी, डी, एंड जेड को एक्सेप्शन मान के चलना है, क्योंकि उसमें एक एक्सेप्शन हमको कॉइलिंग में दिख रहा है कि इकलौता ऐसा डीएनए है जो लेफ्ट हैंडेड या एंटी क्लॉकवाइज है। अदरवाइज बेस पेयर हम लोग पर टर्न देखें तो वो भी डिक्रीज हो रहा है, एक ऑर्डर में ही है। ए टाइप में 11 बेस पेयर पर टर्न है, बी में 10 है, सी में 9.33 है और डी में 8 है। तो इस तरीके से एक पैटर्न है, हम लोग याद रख सकते हैं कि एक तो डीएनए ए, बी, सी, डी, जेड, जेड को एक्सेप्शन मान लेना है क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड है या एंटी क्लॉकवाइज कॉइलिंग है उसमें। बेस पेयर पैटर्न को याद रखने के लिए हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में याद रखेंगे संख्या को। ए में 11, बी में 10, सी में 9.33 एंड डी में 8।
अब थोड़ा सा बात हम लोग, एक टर्म बहुत फेमस टर्म है जो बायोटेक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, दैट इज़ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो एक्चुअली पैलिंड्रोम होता क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर एक एग्जांपल से समझेंगे। तो पैलिंड्रोम जो है बेसिकली गिवन सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस स्पेस ऑन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ अ डीएनए इज सेम व्हेन रेड इन द सेम डायरेक्शन। कहने का मतलब है कि एक एग्जांपल लेते हैं पहले। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सपोज दिस इज द 3 प्राइम एंड 5 प्राइम फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो इसका जो सेकंड स्ट्रैंड होगा वो होगा इधर, दिस इज 3 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम। अब 3 प्राइम से 5 प्राइम जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है, इसमें मान लेते हैं सीक्वेंस है हमारा ए ए टी टी सी जी ए ए टी टी, ये सीक्वेंस है। तो इसके अपोजिट वाले जो इसके जो एंटी पैरेलल या सामने वाला जो स्ट्रैंड है 3 डैश टू 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसमें सीक्वेंस क्या होगा? तो ए के बगल में हम लोग को पता है टी होता है, दूसरा ए के बगल में फिर से टी के साथ बेस पेयरिंग ए का है, टी के साथ ए, सी के साथ जी, जी के साथ सी, ए के साथ टी, ए के साथ टी, टी के साथ ए एंड देन फाइनली टी के साथ ए। अब दोनों को अगर सेम डायरेक्शन में अगर हम पढ़े, सेम डायरेक्शन कहने का मतलब है कि अगर हम इधर हम पढ़ रहे हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो पढ़ रहे हैं ए ए टी टी सी जी ए टी टी। सेम डायरेक्शन में अगर हम इधर से पढ़े 3 डैश या 3 प्राइम से 5 प्राइम में, तो क्या पढ़ रहे हैं ए टी टी सी जी ए टी टी। तो जो जो सीक्वेंस इस वाले में है 3 प्राइम टू 5 प्राइम में, वही सेम सीक्वेंस हमको इस वाले में दिख रहा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम में। मतलब सेम डायरेक्शन में दोनों स्ट्रैंड में नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस है वो सेम है। इस तरीके को हम लोग, इस तरीके का जो सीक्वेंस होता है जो सेम डायरेक्शन में दोनों स्ट्रैंड में सेम पढ़ा जाता है या सेम होता है, उसको हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं या पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो अगर हम लोग पैलिंड्रोम का डेफिनेशन लिखे तो क्या लिखेंगे? पैलिंड्रोम्स आर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, डीएनए का सेगमेंट इन विच N2 बेस सीक्वेंस इज सेम, जिसमें N2 बेस यानी नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस जो होता है वो सेम होता है इन बोथ द स्ट्रैंड्स, दोनों स्ट्रैंड्स में। जैसा कि हम लोग ऊपर देख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड द सेकंड वन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दोनों स्ट्रैंड में बेस सीक्वेंस जो नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस है वो सेम रहेगा व्हेन रेड इन द सेम डायरेक्शन। और यहाँ सेम डायरेक्शन में रेड करने का मतलब है कि जैसे हम लोग यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ रहे थे तो ए टी टी सी जी ए टी टी आ रहा था। बेस पेयरिंग करने के बाद हम लोग देखेंगे कि जब दूसरे स्ट्रैंड में भी सेम डायरेक्शन में पढ़ेंगे, सेम डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम में, तो हम लोग देखेंगे कि मेरा सीक्वेंस जो है वो सेम सीक्वेंस आ रहा है। अब हम लोग डीएनए से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ को देखते हैं। जैसे दो टर्म्स हम लोग बायोटेक में और इस्तेमाल करते हैं, दैट इज डीनेचुरेशन एंड इसका रिवर्स प्रोसेस है रीनेचुरेशन। तो सबसे पहली बात, डीनेचुरेशन जो होता है वो एक्चुअली डीएनए स्ट्रैंड को जब हम लोग हीट करेंगे, जैसे हम लोग को पता है कि एडेनिन बेस पेयरिंग करता है किसके साथ? थाइमिन के साथ, डबल बॉन्ड। और साइटोसिन किसके साथ? गुआनिन के साथ, ट्रिपल बॉन्ड। तो जब इसको हम लोग हीट करते हैं, और हीट भी कैसे करना है? तो हीट ऐसे करना है कि एक्चुअली इसमें दो तरह का बॉन्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक नाइट्रोजनस बेस के बीच में हम लोग को H2 बॉन्ड देखने को मिलेगा, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। और न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में हम लोग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखते हैं। और जैसे कि पीसीआर होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, उसमें हम लोग सबसे पहला स्टेप जो फॉलो करते हैं या पहला स्टेप जो होता है उसका, वो दोनों स्ट्रैंड डीएनए का दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने का होता है। तो दो स्ट्रैंड है डीएनए का, इसको अगर हीट कर रहे हैं, लेकिन हीट कैसे करना है कि सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे, सिर्फ हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड टूटना है। अगर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा तो फिर डीएनए कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को नहीं तोड़ना है, इसको तोड़ना है सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड, ताकि ये जो बीच में जो बेस पेयरिंग के दौरान जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ था वो टूटे और दो स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो जाए, दो बॉन्ड जो है वो सेपरेट हो जाए, सॉरी दो स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो जाए, ना कि न्यूक्लियोटाइड्स को कोई हार्म पहुंचे, ना कि डीएनए कंप्लीटली मेरा डिस्ट्रॉय हो। तो इसके लिए जब हीट करते हैं तो एक प्रिस्क्राइब टेम्परेचर पे हीट करते हैं और टेम्पररी, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, टेम्पररी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। अब अगर हम हीट किए और डीनेचुरेशन हो गया, डीनेचुरेशन मतलब डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो गया, अलग हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुका है। अगर हम इसी को रिवर्स करना चाहते हैं और अगर हम इसको कूल कर दे, वही वापस वही चीज़ होगा कि प्रिस्क्राइब टेम्परेचर, तो अगर हम इसको कूल करते हैं तो ये अपना जो ओरिजिनल स्टेट है उसको रिस्टोर कर लेता है और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीनेचुरेशन। इससे रिलेटेड, डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन से रिलेटेड ही एक इफेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको भी देख लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर क्रोमैटिक इफेक्ट। हाइपर क्रोमैटिक इफेक्ट। अब ये होता क्या है? जनरली प्यूरिन और पायरिमिडिन, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, ये यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। सपोज कीजिए कि जब नॉर्मल डबल स्टैंडर्ड डीएनए हम लेते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जो प्यूरिन या पायरिमिडिन है यानी कि नाइट्रोजनस बेस है वो अभी इंटैक्ट है, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटैक्ट है और सी जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड, तो अभी इंटैक्ट है, यानी कि मेरा जो प्यूरिन और पायरिमिडिन है ये फ्री नहीं है। इस वक्त भी ये यूवी रेडिएशन को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और अगर हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोप से हम लोग इसको देखते हैं तो
इसमें कुछ यूवी रेडिएशंस को जो एब्जॉर्ब किया रहता है पर्टिकुलर वेवलेंथ का, उस तरह का कलर इसमें दिखता है, इसलिए एक्चुअली इसमें क्रोमैटिक वर्ड इस्तेमाल हुआ। क्रोमा क्रोमा का मतलब कलर होता है, कलर से ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर हम इसको डीनेचर कर दें, डीएनए स्ट्रैंड को डीनेचरेशन, इसका डीनेचरेशन हो गया। डीनेचरेशन के बाद क्या होता है, हम लोग को पता है कि डीएनए स्ट्रैंड्स सेपरेट हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुका है। तो अब जो मेरा न्यूक्लियोटाइड होगा, न्यूक्लियोटाइड नहीं, नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन, ये फ्री है, ये फ्री है। अब ये जब फ्री है तो ये ज़्यादा यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, और जब हम लोग वापस से इसको स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोप से चेक करेंगे तो उसमें कलर जो है वो ज़्यादा दिखेगा, इसलिए वर्ड आया हाइपर। हाइपर का ऐसे भी मतलब होता है ज़्यादा, मोर। तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं हाइपर क्रोमैटिक इफेक्ट, क्योंकि जब डीनेचरेशन से डीएनए स्ट्रैंड अलग हो गया तो ये जो हमारा नाइट्रोजनस बेस था, प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन जो था, वो क्या हो चुका है, फ्री हो चुका है। और जब फ्री प्यूरिन और पाइरिमिडिन होता है वो ज़्यादा यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जबकि जब वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है डीएनए में तो वो कम यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पा रहा था।